नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जिसका नाम है पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम्स जो होता है वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में। तो पावर सिस्टम को सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज, जिसमें सबसे पहली जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है 11 केवी पे। किस पे? थर्मल पावर प्लांट्स में। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे कोयले की मदद से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वहां पे 11 केवी पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम मान के चल रहे हैं ये जो 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ये यूपीआरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के किसी थर्मल पावर प्लांट में जनरेट हो रही है। ये 11 केवी की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये जो 11 केवी की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है जनरेटिंग स्टेशन के स्विच यार्ड में जो लगा होता है वो उसको 132 केवी में कन्वर्ट कर देता है, हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है 132 केवी की। ये जो 132 केवी की वोल्टेज होती है, ये जो 132 केवी की वोल्टेज होती है इसको फर्दर स्टेप डाउन करता है ये वाला सबस्टेशन 132 टू 33 केवी सबस्टेशन। ठीक है, ये जो हमारा सबस्टेशन होता है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन होता है। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन जो होता है 132 को 33 केवी में कन्वर्ट कर देता है। ये 33 केवी हमारी आके मिलती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कौन सा सबस्टेशन होता है? जहां पे हमारा 33/11 केवी का जेई बैठता है, पब्लिक डीलिंग वाला सबस्टेशन आ गया ये 33 और ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है यहाँ पे लगा हुआ जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसको 33 से 11 केवी में कन्वर्ट कर देता है। ये 11 केवी जो होती है हमारे पास पोल माउंटेड सबस्टेशन पे आकर मिलती है, जो हमारी लोकेलिटी के कंज्यूमर पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ पोल माउंटेड। ये जो हमारे पास 11 टू 440 वोल्ट सबस्टेशन होता है ये पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास 11 से इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्ट होती है 440 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आ जाती है। ये 440 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे गली में जो पोल होते हैं उन पे लगे होते हैं और यहीं से टैप करके सप्लाई हम 230 वोल्ट हमारे घर में आ जाती है। 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। 440 वोल्ट की जो सप्लाई होती है ये हमारी पावर लोड के लिए होती है, यानी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पे चली जाती है। 230 वोल्ट हमारे घर में आ जाती है। तो ये तो रहा सिंगल लाइन डायग्राम हमारे पावर सिस्टम का। अब समझते हैं एक चीज, यूपीआरवीएनएल ने 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उसको 132 केवी में कन्वर्ट किया यहाँ पे लगा हुआ स्टेप अप सबस्टेशन ने, स्टेप अप सबस्टेशन ने। ठीक है, ये जो जितना एरिया है, ये जितना एरिया आता है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, सॉरी, यहां से लेके यहां तक का जितना जो एरिया है, इतना एरिया ये आता है भाइयों यूपीपीटीसीएल के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। ये ट्रांसमिशन हो रही है 132 केवी में, फिर 132 से 33 केवी तक की ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये दोनों हमारे पास यूपीपीटीसीएल के अंदर आ गया। ये जो 33/11 केवी है इतना एरिया और पोल माउंटेड सबस्टेशन को कवर करता हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटर को कवर करता हुआ ये हमारा यूपीपीसीएल है। ये यूपीपीसीएल का एरिया है, लिख देता हूं। ये सारा हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टोटल इतना एरिया सारा डिस्ट्रीब्यूशन का है 33/11 केवी से लेके 230 वोल्ट तक का, और ये सारा एरिया ट्रांसमिशन का है, यूपीपीटीसीएल का है। यूपीआरवीएनएल में जनरेशन होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी 11 केवी पे जनरेट हुई इसको हमने इतनी हायर वोल्टेज 132 केवी में कन्वर्ट क्यों कर दिया। मतलब सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है, इसको नोट कर लीजिए सिंगल लाइन डायग्राम को। नेक्स्ट टॉपिक है वाई वी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज लेवल ऑफ 132 केवी, 400 केवी, 220 केवी।
ठीक है। तो इसका रीजन क्या है समझते हैं कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इतनी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों करते हैं। 11 केवी पे बनाने के बाद 132, 400, 220 केवी पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसका रीजन है जो 3 फेज की पावर होती है वो होती है √3VLIL cos फाई। ठीक है। अगर पावर को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, और वोल्टेज को अगर हम बढ़ा दें तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट अगर ट्रांसमिशन लाइन में कम हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, पावर हमारे पास कांस्टेंट थी, ठीक है, वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया, करंट कम हो जाएगा। करंट अगर ट्रांसमिशन लाइन में कम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा कंडक्टर का, यानी जो तार की मोटाई होगी वो कम होगी, और तार की मोटाई अगर कम होगी तो खर्चा कम लगेगा। ओके, ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल हो जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन पे खर्चा कम लगेगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट नोट करते हैं, पॉइंट नंबर 2, करंट अगर कम होगा, कम हुआ तो I2R लॉसेस कम होंगे, इसलिए पावर लॉस भी कम होगा। अब जरा ध्यान से समझिए इस लाइन को, बहुत ध्यान से समझना है इस लाइन को। पावर, सीधी सी बात है भाई, पावर कांस्टेंट थी, वोल्टेज को हमने बढ़ाया, करंट कम हुआ। करंट अगर कम हुआ तो I2R कम होंगे लॉसेस, इसलिए पावर लॉस भी कम होगा। सीधी सी बात है भाई, I2R कॉपर लॉसेस कम हो गए तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा, पावर लॉस कम होने से क्या होगा, ध्यान से समझिए। पावर लॉस अगर कम हुआ, पावर लॉस कम हुआ तो ध्यान रखिए, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगी। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, बेटर। वोल्टेज रेगुलेशन अगर बेटर होगी तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। भाई नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, इतने मस्त नोट्स बना रहा हूं एकदम हिंदी इंग्लिश कंबाइंड करके, मजा आ जाएगा एकदम, और कंसेप्ट के साथ। अब समझो, पावर लॉस कम हुआ, पावर लॉस अगर कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। वोल्टेज रेगुलेशन अगर बढ़िया होगी तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अब मतलब क्या है इस लाइन का, सेंडिंग एंड अगर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, रिसीविंग एंड तक उतनी कम ड्रॉप के साथ पहुंच पाएगी, ये मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो कितने फायदे हो गए, पहला, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लगा तो ट्रांसमिशन किफायती होगी। दूसरा, करंट ट्रांसमिशन लाइन में कम हो गया, ठीक है, I2R लॉस कम हो गए। अगर I2R लॉस कम हो गए, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया होगी। ठीक है। तो ये फायदे होते हैं भाई हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के, समझ आ गई। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो गदर मचाने वाला है, कितने टाइप की ट्रांसमिशन होती है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस। ठीक है भाई, हेडिंग डल गई। 2 टाइप्स, HVAC, HVDC। HVAC की फुल फॉर्म होती है हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन। HVDC हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, यानी डायरेक्ट करंट पे। 2 तरीके से ट्रांसमिशन होते हैं इंडिया में, HVAC, HVDC, दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे HVAC।
एचवीएसी को समझने से पहले दो इफेक्ट समझने पड़ेंगे। कौन से? स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमी इफेक्ट। ठीक है भाई, चलो जी सबसे पहले समझते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या कहता है? मान लो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, मैंने इसको दे दी एसी। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है भाई? चेंज करता है टाइम के साथ साथ, तभी उसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं। ऐसे ऐसे जा रहा है सांप की तरह रेंगता है। ठीक है, एसी करंट जब भी ट्रांसमिशन लाइन को दिया जाता है, स्किन इफेक्ट की परिभाषा बता रहा हूं, एसी करंट जब भी ट्रांसमिशन लाइन को दिया जाता है तो वो उसकी सरफेस पे फ्लो करता है, बीच में से नहीं जाता, साइडों में से फ्लो होता हुआ जाता है एसी करंट। ये रहा, ऐसे जाता है, ऐसे साइडों में से। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है साइडों में से क्यों जाता है, ऐसे बीच में रास्ता रोकने वाला कौन है? तो भैया एसी में सबको पता है करंट अल्टरनेटिंग होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट होगा तो फ्लक्स कैसा होगा एसी का? और भाई फ्लक्स कैसा होगा? अल्टरनेटिंग होगा। फ्लक्स अगर अल्टरनेटिंग हुआ तो सबको पता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स में क्या एग्जिस्ट करती है? सेल्फ इंडक्टेंस। किसके बराबर होती है सेल्फ इंडक्टेंस? एल के। ठीक है, यानी कि E इज इक्वल्स टू एल DI/dt होगा। और जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस एग्जिस्ट करती है वहां पे रिएक्टेंस एग्जिस्ट करती है XL। अब एसी करंट आया, उसका करंट अल्टरनेटिंग था, फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा। फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस आएगी, सेल्फ इंडक्टेंस आएगी तो रिएक्टेंस आएगी, यानी ओपोजिशन आएगी। तो यहां पे क्या आ गई? रिएक्टेंस। बीच वाले पार्ट में एसी करंट ज्यादा, रिएक्टेंस ज्यादा। रिएक्टेंस अगर ज्यादा तो ये धक्का मारेगी करंट को कि साइड में जा, मेरे पास ना। ठीक है, मैं ओपोजिशन हूं, तो इसलिए करंट साइडों से फ्लो करता है। मेरे हिसाब से स्किन इफेक्ट इससे बढ़िया तरीके से समझाना मेरे को नहीं लगता कि तरीका है। देखो भाई, मैं एक बात बता रहा हूं, पढ़ चाहे डिजिटल बोर्ड पे लो, पढ़ चाहे ऐसे रद्दी से में लो, मेन होता है कंसेप्ट क्लियर होना। यूपीपीसीएल एग्जाम होता है ना, वो कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता किसने डिजिटल बोर्ड में से पढ़ के निकाला, किसने इसमें से पढ़ के निकाल दिया। ये होता है स्किन इफेक्ट। यूपीपीसीएल में स्किन इफेक्ट के कॉजेज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जमाना गया कि भाई स्किन इफेक्ट क्या होता है, साइडों में से करंट। अबे ये तो सबको ही पता है कि साइडों में से करंट फ्लो करता है, पता भी तो होना चाहिए साइड में क्यों चला गया। एसी के अंदर रिएक्टेंस आने की वजह से चला गया, कल को पता यही क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो आज अगर जिसको ये वीडियो पसंद आई वो कम से कम जो भी देख के जाएगा लाइक ठोक के जाएगा। मत भी ठोको, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या हो सकता है किसी को बेकार लगे, पर जिसको भी दिल से पसंद आएगी ना वीडियो वो लाइक ठोक देना। मशीन भी ऐसी करा दूंगा धुआंधार। ठीक है, तो भाई ये हो गया स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो एसी में स्किन इफेक्ट होता है और डीसी में नहीं होता। अब पता करते हैं डीसी में स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता। डीसी में स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता? तो अब जरा डीसी करंट दे देते हैं सेम तार को। ठीक है, हमने दिया भाई डीसी करंट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। भाई डीसी में साइकिल ही नहीं होती। जरा ग्राफ बना देते हैं, करंट टाइम, कोई साइकिल है, फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 0। अब जरा एक्सएल रिएक्टेंस क्या होगी? 2πfl के बराबर होती है, यहाँ पे 0 रख दो। एक्सएल क्या होगी? 0। अरे भाई अगर रिएक्टेंस ही नहीं एग्जिस्ट करती डीसी में, कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, तो भाई डीसी तो पूरा पास होगा ना। समझ आ गई बात? तो डीसी करंट याद रखना हमेशा पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है, जितना यहाँ से आ गया सारा पास होगा, और एसी बाहर से पास करता है। तो डीसी में कभी भी स्किन इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम HVAC के ट्रांसमिशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज स्किन इफेक्ट क्लियर करा दिया, कल प्रॉक्सिमिटी क्लियर करा दूंगा, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे दोनों ट्रांसमिशन के, HVDC और HVAC के। ठीक है, थैंक यू।